हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के चैप्टर नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की। जिसने स्टूडेंट ने प्रीवियस वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का जो पार्ट फर्स्ट था वो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की बात की थी। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की। ठीक है, तो पार्ट 2 में कुछ टॉपिक स्पेसिफिक रहने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक है ये आगे देखेंगे। लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, क्योंकि लास्ट में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। और इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमने पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 की, जिसमें हमें बात करना है मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ऑफ सर्टेन ड्रग, कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस, कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। नेक्स्ट इसमें आते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग फॉर टेस्ट, एग्जामिनेशन एंड एनालिसिस, मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग, लॉन लाइसेंस एंड रीपैकिंग लाइसेंस। तो आज हमारे टॉपिक ये रहने वाले हैं। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। सबसे फर्स्ट इसमें आता है मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। ठीक है, तो अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग की तो बात हमने पहले भी की है, लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर की क्या डेफिनेशन रहने वाली है, सबसे पहले वही बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसमें है द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग जो हमारी ड्रग है मैन्युफैक्चर होने के लिए कौन कौन सी जो प्रोसेस रहती है इंक्लूड रहती है। तो इसमें रहते हैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग, बनाने की विधि, अल्टरिंग चेंज करने की विधि, या फिर ऑर्नामेंटिंग यानी कि सजाने की, ठीक है, फिनिशिंग, पैकिंग और लेबलिंग, ब्रेकिंग अप और अडॉप्टिंग ड्रग, ठीक है, फॉर दियर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब क्या है, मैन्युफैक्चर के स्टेप्स हैं जो इंक्लूड रहते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन किस किस को छोड़ के, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग और पैकेजिंग को छोड़ के। कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग और पैकेजिंग जो है वो मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग में नहीं आता अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। नेक्स्ट इसमें आता है प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ऑफ सर्टेन ड्रग। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, रोकथाम, ठीक है, बैन हो जाना। तो ऐसी कौन सी मेडिसिन है और किस वजह से कोई मेडिसिन बैन होती है मैन्युफैक्चर होने के लिए, और जब वो मैन्युफैक्चर होने के लिए बैन हो जाती है तो डेफिनेटली सी बात है वो सेल भी नहीं होगी। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस की वजह से कोई भी ड्रग या कोई भी कॉस्मेटिक क्यों प्रोहिबिट होता है, क्यों बैन होता है बनने के लिए या फिर सेल होने के लिए। तो जैसे ही हमारा क्या होता है कि जैसे ही हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, जैसे ही डेट को नोटिफाई कर देगी कि भाई इस डेट से ये वाली मेडिसिन नहीं बनेगी, तभी से ही वो क्या है, मैन्युफैक्चर होना भी बंद हो जाएगी और तभी से क्या होगा, वो सेल होना भी बंद हो जाएगा। तो किन किन कंडीशंस की वजह से हो सकता है। फर्स्ट इसमें आता है एनी नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी, मिसब्रांडेड और अडल्ट्रेट और स्पूरियस ड्रग और कॉस्मेटिक, यानी कि अगर कोई ऐसी मेडिसिन है जिसका क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है, या फिर कोई मिसब्रांडेड है, या फिर कोई अडल्ट है, ठीक है, कोई कमी है उसमें, या फिर कोई स्पूरियस है। स्पूरियस का मतलब क्या होता है कि इंग्रेडिएंट्स कुछ अलग हैं, या फिर नकली दवाई आप बोल सकते हो कि नकली दवाई है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कोई ड्रग या कॉस्मेटिक होता है तो वो प्रोहिबिट हो सकता है, बैन हो जाएगा। सेकंड इसमें आता है एनी पेटेंट और प्रॉपर्टी मेडिसिन हुज फॉर्मूला इज नॉट डिस्क्लोज ऑन लेबल और कंटेनर। लेबल और कंटेनर यानी कि ऐसी कोई पर्टिकुलर पेटेंट या फिर प्रॉपर्टी मेडिसिन है जिनका जो फॉर्मूला है वो उसके कंटेनर और लेबल पे डिस्क्लोज नहीं है, ठीक है, बताया नहीं गया कि किस टाइप से है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं हुई है, तो वो उस टाइप की मेडिसिन को बैन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट थर्ड इसमें आता है एनी ड्रग विच क्लेम टू प्रिवेंट, क्योर और डिक्रीज द डिजीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल जे।
अब जब हमने शेड्यूल जे पढ़ा था तो हमें पता था कि शेड्यूल जे में ऐसी डिजीज आती है जिनको हम क्लेम नहीं कर सकते हैं कि हम प्रॉपर तरीके से उनको ठीक कर देंगे, जैसे डायबिटीज हो गया, एड्स हो गया। तो अगर कोई ऐसी कोई ड्रग है जो ये क्लेम करती है कि नहीं मैं डायबिटीज को या एड्स को बिल्कुल ठीक कर दूंगा, तो इस टाइप की जो मेडिसिन है उनको बैन कर दिया जाता है, क्योंकि ये क्या है, इनका जो डायबिटीज जैसी बीमारी होती है, जो एड्स होते हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, लेकिन इनको प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसमें आता है एनी कॉस्मेटिक कंटेनिंग एनी अनसेफ और हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स, यानी कि अगर कोई ऐसी मेडिसिन होती है या कॉस्मेटिक है जिसमें जो अनसेफ है या फिर कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स हैं, तो वो बैन हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है एनी कॉस्मेटिक और ड्रग विच इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल, यानी कि अगर कोई ऐसी कॉस्मेटिक और या फिर कोई ड्रग है जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के एक्ट और रूल्स को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, मानता नहीं है, तो इस टाइप के मेडिसिन क्या हो जाएंगी, बैन हो जाएंगी। नेक्स्ट इसमें आता है एनी ड्रग एंड कॉस्मेटिक विच हैज बीन इम्पोर्टेड और मैन्युफैक्चर इन कॉन्ट्रावेंशन of act or rules or in contravention of the conditions of a license, यानी कि अगर कोई ऐसी आपके पास ड्रग या कॉस्मेटिक है, ठीक है, जो क्या है मैन्युफैक्चर हो रही है, लेकिन जो एक्ट है, यानी कि जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, तो वो क्या है, कॉन्ट्रावेंशन है। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है कि किसी भी रूल को ना मानना, ठीक है, पालन ना करना। और इसमें क्या है कि अगर ऐसा कोई लाइसेंस, ठीक है, लाइसेंस भी अगर क्या है, लाइसेंस अगर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, आपका बैन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, यानी कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो लाइसेंस को लेने में हेल्प करती है, और लाइसेंस को लेने के बाद अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है ड्रग की, तो उस लाइसेंस के बाद की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। ठीक है, जैसे लाइसेंस आपको लेना पड़ता है, तो सबसे पहले तो आपको क्या है कि लाइसेंस के पहले लेने के से पहले की कंडीशंस क्या क्या होती है, क्या टर्म एंड कंडीशंस होती है, और लाइसेंस लेने के बाद की कंडीशंस क्या क्या होती है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उसको क्या करना होता है, उसको मेनली जो भी DCA यानी कि ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट और रूल के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशंस है उसको फुलफिल करना होता है। जो भी DCA की क्या है रिक्वायरमेंट्स है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करना होता है। ठीक है, तो द कंडीशन टू बी फुलफिल बिफोर लाइसेंस, यानी कि लाइसेंस लेने से पहले वाली जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है कंडीशन प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये वाली जो कंडीशंस है, ये लाइसेंस को लेने से पहले वाली जो जो कंडीशंस होती है कि भाई आपको डिग्री चाहिए, आपको डिप्लोमा चाहिए, नेसेसरी है। जैसे अगर लाइसेंस आप लेते हैं तो आपको भी क्या है कि भाई इतने आवर्स के आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग करनी है, आपके पास डिप्लोमा आना चाहिए। तो ये सारी जो कंडीशंस होती है ये बिफोर लाइसेंस होती है। उसके बाद एंड कंडीशन डेट आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल आफ्टर द लाइसेंस, इसको क्या बोला जाता है, आफ्टर द लाइसेंस, जब आपका मैन्युफैक्चरिंग का जो लाइसेंस है वो बन जाता है, दैट इज कंडीशन सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद में। ठीक है, तो लाइसेंस आपको मिल गया, जैसे सपोज कीजिए आपको मेडिकल स्टोर ओपन करना है, तो मेडिकल स्टोर ओपन करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, तो लेकिन लाइसेंस लेने से पहले आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, उसके बाद आपके पास हॉस्पिटल ट्रेनिंग होनी चाहिए, और जब आपको लाइसेंस मिल जाता है तो उसके बाद फिर आप कौन सी मेडिसिन रख रहे हैं अपने मेडिकल स्टोर में, उसके लिए लाइसेंस चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग में होता है। उसके बाद लाइसेंस अथॉरिटी जो है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास होती है। ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर होती है कि वो कभी भी किसी भी ड्रग की फॉर्मुलेशन को मैन्युफैक्चर होने से प्रोहिबिट यानी कि उसको रोक सकती है, बैन कर सकती है, और सेल होने पे भी उसको बैन कर सकती है। तो किसके पास रहती है पावर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर डेट पे, जिस भी डेट पे जो भी डेट नोटिफाई करेगी कि भाई इस दिन से ये वाली मेडिसिन ना तो मैन्युफैक्चर होगी और ना सेल होगा, तो वो ना ही मैन्युफैक्चर होगी और ना ही वो क्या होगा, सेल होगा।
नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग फॉर एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस। यानी कि अगर हमें कोई एग्जामिनेशन करना है, कोई टेस्ट करना है या फिर एनालिसिस करना है किसी ड्रग का, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्या कंडीशंस होती हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अगर कोई हमें स्पेसिफिक एग्जामिन या कोई टेस्ट या कोई एनालिसिस करना है तो उसके लिए भी हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इफ द मैन्युफैक्चरर डज नॉट होल्ड सेपरेट लाइसेंस फॉर टेस्ट, एनालिसिस और एग्जामिनेशन, द लाइसेंस इज ऑब्टेन इन फॉर्म 29। यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है, अगर उसके पास कोई सेपरेट लाइसेंस नहीं है टेस्ट, एनालिसिस या एग्जामिनेशन के लिए, तो उसको कहाँ से लाइसेंस मिलेगा? फॉर्म 29 से मिलेगा। इसकी जो वैलिडिटी रहती है लाइसेंस की वो 1 ईयर रहती है, ठीक है। कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए? तो कंडीशन यहाँ पे है, द मैन्युफैक्चर ड्रग शुड बी कीप्ड इन कंटेनर बेरिंग एप्रोप्रिएट लेबल इंडिकेटिंग द पर्पज ऑफ टेस्ट और एनालिसिस। यानी कि जो मैन्युफैक्चरर होगा ड्रग का, ठीक है, तो उसको वो जो भी ड्रग्स कंटेनर में रखी जाएगी उस कंटेनर के में एक प्रॉपर लेबल होगा, इंडिकेट होगा कि किस पर्पज या किस टेस्ट के लिए, किस एनालिसिस के लिए ये ड्रग यूज होनी है, ठीक है। सेकंड इसमें आता है, द ड्रग शुड बी यूज फॉर द पर्पज फॉर विच दे आर मैन्युफैक्चर। वही सेम कंडीशंस आ जाती है कि आप मैन्युफैक्चरर को बताना है कि ये जो पर्टिकुलर ड्रग है इसका पर्पज क्या है यूज करने का, यानी कि किस पर्पज से आप एग्जामिन कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो या फिर एनालिसिस कर रहे हो। नेक्स्ट इसमें आता है, व्हेन द मटेरियल इज सप्लाई टू द मैन्युफैक्चरर, जब जो मटेरियल है वो सप्लाई किया जाता है मैन्युफैक्चरर को, तो उस पर प्रॉपर लेबल रहता है, ठीक है। उसमें क्या होगा? नेम होगा, एड्रेस होगा मैन्युफैक्चरर का, उसके बाद साइंटिफिक नेम होगा ड्रग का, लाइसेंस नंबर होगा, मैन्युफैक्चरर डेट होगा, और जो भी नेसेसरी चीजें जरूरी है, जितनी भी नेसेसरी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी लेबल के रूप में उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। जिससे कि क्या है कि जब सप्लाई होता है कोई भी मटेरियल तो वो मैन्युफैक्चरर के पास पूरी कंडीशंस के और इंफॉर्मेशन के साथ पहुंचे। नेक्स्ट इसमें आता है, द मैन्युफैक्चरर शुड अलाउ द इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द premises, manufacturing and analytical record and withdraw the sample if required for analysis। यानी कि जब मैन्युफैक्चरर के पास मटेरियल चला जाएगा तो एक इंस्पेक्टर वहां पे आएगा, यानी कि यही देखने के लिए वो आएगा, इंस्पेक्शन करने के लिए आएगा कि जिस काम के लिए, जिस एग्जामिनेशन या टेस्ट या एनालिसिस के लिए आपने मटेरियल मंगाया था, ड्रग मंगाई थी, आप वही यूज कर रहे हैं या फिर कोई अदर यूज तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक टाइप का इंस्पेक्शन हो जाता है, ठीक है। इंस्पेक्शन के टाइम पे जो मैन्युफैक्चरर होगा वो प्रॉपर इंस्पेक्शन बुक को मेंटेन करेगा, ठीक है, और उसमें सारे के सारे जितने भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी उसमें वो राइट डाउन करेगा, यानी कि उसमें मेंटेन करे, उसको प्रॉपर मेंटेन करके रखेगा। ये जो इंस्पेक्शन होते हैं सिर्फ इसी पर्पज के लिए होते हैं कि भाई जिस पर्पज के लिए, जिस एग्जामिनेशन या टेस्ट या एनालिसिस के लिए आपने ड्रग मंगाई है तो वो उसी ड्रग के लिए यूज हो रहा है, वही ड्रग यूज हो रही है या फिर किसी अदर पर्पज के लिए तो यूज नहीं हो रही है। तो इंस्पेक्टर जस्ट इंस्पेक्शन करने के लिए आता है, ठीक है। इंस्पेक्शन बुक का मतलब यहाँ पे ये है कि आप अपना जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो टोटल अपना जो भी रिकॉर्ड होगा वो इंस्पेक्शन बुक में मेंटेन करके रखेगा। सेकेंड हमारे पास आता है मैन्युफैक्चरर ऑफ न्यू ड्रग। तो अगर कोई न्यू ड्रग का मैन्युफैक्चरर हो रहा है तो उसके लिए जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो हमें क्या करने पड़ेंगे? पेश करने पड़ेंगे, ठीक है, शो करने पड़ेंगे, जिसमें क्या होगा, उनकी क्वालिटी, किसी भी न्यू ड्रग की क्वालिटी, प्योरिटी, थेरेपेटिक ट्रायल्स क्या है किसी भी न्यू ड्रग का, तो एज ए एविडेंस वो आपको क्या करना पड़ेगा? शो करना पड़ेगा अंडर शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई में क्या होता था? क्लिनिकल ट्रायल्स होते थे। तो न्यू ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपने क्या क्वालिटी, क्या प्योरिटी या फिर क्या क्लिनिकल ट्रायल्स जो भी आपने किया है वो एज ए एविडेंस आपको शो करना होगा। थर्ड इसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग अंडर लोन लाइसेंस। लोन लाइसेंस का मतलब क्या है? लोन लाइसेंस का मतलब ये है कि भाई आपके पास स्पेस है, ठीक है, सेकंड पर्सन आपके पास आता है, कोई दूसरा आदमी आपके पास आता है, वो कहता है कि भाई मेरे पास पैसा है लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है, तो आपने उसको बोल दिया कि भाई आप लाइसेंस ले आए। तो आपके पास क्या था? अपना एरिया था, स्पेस था, और आपने लाइसेंस जो है वो लोन पे लिया है, तो डेट इज लोन लाइसेंस, ठीक है। तो इसमें ये है कि एक पर्सन ऐसा जो क्या है, जिसके पास अपना खुद का अरेंजमेंट नहीं है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बट उसका विश है, उसका मन है कि वो क्या करे, मैन्युफैक्चरर फैसिलिटी को क्या करे,
डेवलप करे, ठीक है, बाई अनदर लाइसेंस, यानी कि किसी और के लाइसेंस पे वो अपना मैन्युफैक्चर फैसिलिटी को क्या करे, शो करे, ठीक है। फॉर ड्रग अदर देन शेड्यूल C1 एंड X लोन लाइसेंस कैन बी गिवन, यानी कि शेड्यूल C1 और X की जो रिलेटेड जो भी इनमें मेडिसिन आती हैं उनको छोड़ के, ठीक है, और सारी मेडिसिन जो है वो लोन लाइसेंस पे दी जा सकती है। यानी कि लोन लाइसेंस से भी आप अपना जो भी मैन्युफैक्चर है वो आप कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि इसमें शेड्यूल C1 और X वाली मेडिसिन नहीं आती हैं। इसके लिए क्या प्रोसीजर रहने वाला है, तो प्रोसीजर जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है इसमें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म होता है, मतलब जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, प्रिस्क्राइब फॉर्म नंबर 24A और 27A, ठीक है, ये आप इसमें फिल करेंगे और उसके बाद जो भी प्रिस्क्राइब फीस होगी वहां पे वो आपको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। सेकंड इसमें आया है आपका एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लोन लाइसेंस इज मेड इन फॉर्म 24A, यानी कि अगर आपको एप्लीकेशन ग्रांट है या फिर रिन्यूअल कराना है लोन लाइसेंस को तो वो फॉर्म कौन सा होगा, 24A के अंडर में वो आएगा, ठीक है। उसके बाद द लाइसेंस इज इश्यू बाय लाइसेंस अथॉरिटी इन फॉर्म 25A विच इज वैलिड फॉर 1 ईयर, यानी कि जो लाइसेंस का जो लाइसेंस अथॉरिटी होगी, ठीक है, वो किसके उसमें होगी, फॉर्म 25A के अंडर में वो क्या होगा, इश्यू होगा और उसके बाद वो 1 ईयर के लिए वैलिड होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंडीशंस। मैन्युफैक्चरिंग अंडर लोन लाइसेंस के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, तो सबसे फर्स्ट जनरल कंडीशन तो हमारे पास यही होना चाहिए कि जो भी मतलब शेड्यूल C और C1 और X के अलावा ही हम इस पर्टिकुलर लोन लाइसेंस पे मेडिसिन को एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। शेड्यूल C और C1 और X के लिए ये लोन लाइसेंस एप्लीकेबल नहीं है। एडिशनल कंडीशंस की बात करूं तो इसमें क्या होगा कि ड्रग इंस्पेक्टर होगा जो इंस्पेक्ट करेगा, इंस्पेक्शन करेगा हर पर्टिकुलर पोर्शन है, जो भी आपका प्लांट है, जो भी उसमें सेपरेटली काम करने वाले लोग हैं, सबको वो क्या करेगा, इंस्पेक्ट करेगा। उसके बाद loan license is required to test each batch of raw material and finished product, यानी कि जो भी वहाँ का रॉ मटेरियल होगा, ईच बैच का या फिर कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा तो उसके लिए भी क्या है, उसको भी टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट करने के बाद ही वो इंस्पेक्शन होगा, ठीक है। तो लोन लाइसेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने अगर लोन लाइसेंस लिया है तो उसमें कोई भी टेस्ट नहीं होगा, उसमें होगा टेस्ट, ईच बैच का होगा, रॉ मटेरियल और फिनिश्ड प्रोडक्ट का होगा। उसके बाद जब आप टेस्ट करने के बाद जो भी रिकॉर्ड होगा वो आपको 5 साल तक मेंटेन करना है, कभी भी इंस्पेक्शन हो सकता है। और जिन मेडिसिन की जो एक्सपायरी डेट अगर 2 साल है तो आपको वो 2 साल तक मेंटेन करना होगा, ठीक है, यानी कि ये क्या है, एक्सपायरी डेट के ऊपर भी डिपेंड है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है जो भी हमारे इंस्पेक्टर्स होंगे वो प्लांट का पूरे प्लांट को चेक करेंगे, ठीक है। चेक करने के बाद उसमें जो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होगी टेक्निकल स्टाफ की उसको भी चेक करेंगे, यानी कि जो टेक्निकल स्टाफ वहां पे काम कर रहा है वो क्वालिफाइड है या नहीं है, या फिर जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो है या नहीं है, वो सारी चीजें क्या है, इंक्वायरी करेंगे। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इसका हमारे पास आता है लाइसेंस फॉर रीपैकिंग। रीपैकिंग का मतलब आप समझते होंगे, रीपैकिंग का मतलब होता है एक बार हमने पैकिंग किया और उसके बाद जब हम दोबारा से रीपैकिंग करते तो ऐसी कौन सी कंडीशंस होती होगी जिसमें हमें रीपैकिंग करना होगा। तो मेनली ये एक इस टाइप की प्रोसेस है, जैसे सपोज कीजिए अगर हमारे पास 2 कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी में क्या है, बड़े बड़े कंटेनर है, 1000 हो गया, ठीक है, 500 हो गया, तो उन कंटेनर से दूसरी कंपनी में जब वो कंटेनर्स जाते हैं और एक कंटेनर से जब 3-4 छोटे स्मॉल प्रोडक्ट बनके उनकी पैकिंग होती है, दैट इज रीपैकिंग, ठीक है भाई। फर्स्ट कंपनी में क्या हुआ, कंटेनर बने, कंटेनर में यानी कि कोई बड़ा प्रोडक्ट है और उसी प्रोडक्ट को अगर हम 3-4 कंटेनर छोटे कंटेनर में अगर हम उसको रीपैक कर दे, क्योंकि एक बार तो वो पैक हो चुका है बड़े कंटेनर में, लेकिन हमने क्या किया, दूसरी कंपनी में भेजा, उसके बाद उसमें से जो भी उसमें प्रोडक्ट था उसमें हमने स्मॉल क्वांटिटी में उसको डिवाइड करके दोबारा से रीपैक कर दिया, दैट इज रीपैकिंग,
ठीक है। तो ये एक टाइप की ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ब्रेकिंग अप का मतलब क्या है कि जब आप एक बड़े कंटेनर से आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो दूसरे छोटे छोटे कंटेनर में। ठीक है। तो ये क्या है, ब्रेकिंग प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, बल्क कंटेनर का मतलब बड़े कंटेनर जो होते हैं इनटू स्मॉल पैकेज, यानी कि हमने उसको किस किस में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पैकेज में डिवाइड कर दिया। एंड लेबलिंग विद ए व्यू टू देयर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज डन अंडर रीपैकिंग लाइसेंस, यानी कि इसमें भी क्या होगा, फिर उसके बाद आप लेबलिंग कर देंगे, प्रॉपर तरीके से नेमिंग लगा देंगे और उसके बाद सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन डन होगा। ठीक है। उसके बाद इट इज इश्यू फॉर ड्रग अदर देन, इसमें भी एक कंडीशन से जनरल कंडीशन है कि इसमें शेड्यूल C1 और X वाली जो भी शेड्यूल में मेडिसिन आती थी वो हम इसमें फुलफिल नहीं कर सकते हैं। बाकी इन तीनों को छोड़ के, शेड्यूल C1 और X वाली मेडिसिन को छोड़ के हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। प्रोसीजर की बात करते हैं तो प्रोसीजर क्या है, द एप्लीकेशन इज मेड फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस इन फॉर्म 24B, यानी कि जो ग्रांट होगा और रिन्यूअल होगा लाइसेंस का वो कौन से फॉर्म में होगा, 24B में। एंड जो इश्यू होगा लाइसेंस का बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी वो किसके अकॉर्डिंग में होगा, फॉर्म 25B। ठीक है। आफ्टर इंस्पेक्शन, डेफिनेटली सी बात है, जब आफ्टर इंस्पेक्शन हो जाएगा उसके बाद फिर वो आपको इश्यू होगा। नेक्स्ट इसमें कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। तो एक तो आपके पास प्रॉपर स्पेस होना चाहिए रीपैकिंग करने के लिए और इक्विपमेंट होने चाहिए। ठीक है। हाइजीन का आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है रीपैकिंग में। उसके बाद रीपैकिंग शुड बी सुपरवाइज्ड बाय कंपिटेंट पर्सन, यानी कि आपको जो रीपैकिंग करेगा वो प्रॉपर नॉलेज वाला होना चाहिए, उसको प्रॉपर नॉलेज उस चीज की होनी चाहिए, जो भी मतलब रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो ही क्या करेगा, रीपैकिंग करेगा। तो ऐसा नहीं आपने किसी को भी रीपैकिंग के लिए दे दिया। थर्ड इसमें आता है देयर शुड बी एडुकेट अरेंजमेंट फॉर टेस्टिंग ऑफ सैंपल, यानी कि अगर आपको लगता है कि भाई उसमें कोई खराबी है और आपको टेस्ट करना है तो आपके पास इतना अरेंजमेंट होना चाहिए कि आप सैंपल का टेस्ट कर सकें। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है द लाइसेंस शुड ऑलवेज बी डिस्प्लेस्ड। अच्छा, इसमें क्या है कि आपका जो लाइसेंस होना चाहिए वो आप अपना जहाँ पे भी आप रीपैकिंग कर रहे हैं, जिस भी प्लांट में आप रीपैकिंग कर रहे हैं वहां पे आपका लाइसेंस लगा होना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर DI चेकिंग के लिए, इंस्पेक्शन के लिए आएगा तो आप उसको दिखा सकें। ठीक है। उसके बाद फिर इसमें आपका नेक्स्ट इसमें आता है कि जो आपकी फैक्ट्री है वो शेड्यूल M के अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। शेड्यूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो ये जो फैक्ट्री आप लगा रहे हैं रीपैकिंग के लिए तो ये प्रॉपर तरीके से शेड्यूल M में जो भी लिखा है उसको ये फुलफिल करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है एडुकेट स्टाफ शुड बी अपॉइंटेड, यानी कि आप जो स्टाफ है वो प्रॉपर तरीके से स्टाफ रखेंगे। ऐसा नहीं कि एक स्टाफ 4 काम कर रहा है। और उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो भी आप इसमें वही मेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि आप किसी को भी उठा ले रहे हैं। एनी चेंजेस इन स्टाफ स्ट्रक्चर, यदि कोई स्टाफ स्ट्रक्चर में कोई चेंज होता है, जैसे कि कोई एडमिट हुआ है, भाई आपने ज्वाइन किया है इमीडिएटली। ठीक है। इमीडिएटली अगर ज्वाइन किया है या फिर किसी को कोई गया है, स्टाफ से कोई गया है, ठीक है, जिसने नौकरी छोड़ दी है, तो वो आप इमीडिएटली किसको इन्फॉर्म करेंगे, जो भी वहां पे कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगा उसको आप क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे, कोई भी अगर चेंज होता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है द कंटेनर और पैकेज ऑफ फ्री पैक ड्रग शुड बी बियर, यानी कि जो हमारे पास ऐसी कंटेनर से निकाल के हमने उनको क्या है छोटे छोटे कंटेनर्स में रीपैक किया है, तो उनमें उनका जो लेबल होना चाहिए प्रॉपर वर्ड से होना चाहिए, RPG लाइसेंस नंबर। RPG क्या है यहाँ पे, रीपैकिंग लाइसेंस नंबर वहां पे मेंशन होना चाहिए। अब आप अपनी मेडिसिन में भी देख सकते हैं, अगर आपने ऐसी कोई मेडिसिन यूज की है तो अगर उस पर ये लिखा हुआ है RPG लाइसेंस नंबर, इसका मतलब वो क्या है, रीपैकिंग हुई है किसी अदर प्लांट में जाके। ठीक है। द लाइसेंस इज वैलिड टिल 31 दिसंबर, यानी कि जब भी आप इसको इश्यू कराते हैं तो वो कब तक वैलिड रहता है आपका, 31 दिसंबर तक वो वैलिड रहता है। अगर आपको रिक्वायर्ड पड़ता है तो फिर आप उसको रिन्यू भी करा सकते हैं, यानी कि ये जो जब भी आप जिस भी मंथ में आप इसको लाइसेंस को इश्यू कराते हैं तो वो 31 दिसंबर तक क्या रहता है, वैलिड रहता है। उसके बाद आप रिन्यू करा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अपने लास्ट पार्ट की, पार्ट
नंबर 3 की, क्योंकि फर्स्ट हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं, सेकंड हम लोग डन कर चुके हैं। पार्ट 3 की हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जिसमें हमें शेड्यूल्स के बारे में थोड़ी स्टडी करनी है। और सेकंड हमारे पास टॉपिक रहने वाला है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट एंड रूल्स। Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.